अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं सैद अली एकेडमी और हाजिर हैं हम लोग एक और वीडियो के साथ, जिसके अंदर हम लोग काउंटर करंट मैकेनिज्म को डिस्कस करने वाले हैं। पहले तो इसके लफ्ज़ को समझिएगा। काउंटर का मतलब होता है अपोजिट और करंट का मतलब होता है फ्लो। यानी कि फ्लो जो है चीज़ों का अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होना। फ्लो का अपोजिट डायरेक्शन के अंदर किस तरह से होना, जैसे सिंपली अगर हम मिसाल लें लूप ऑफ एनले की। आप लोग देखते हैं कि लूप ऑफ एनले की दो बाजू हैं। लूप ऑफ एनले की जो दो बाजू हैं, एक की डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो दूसरी बाजू की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। अब यहाँ पर जो सबस्टेंसेस फ्लो कर रहे हैं, जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो इसे हम काउंटर करंट कहेंगे। उसके अलावा दूसरा हम देखते हैं, दूसरा काउंटर करंट भी मौजूद होता है, लेकिन वो दूसरा काउंटर करंट कहाँ मौजूद होता है? वो लूप ऑफ हेनले के अराउंड में मौजूद होता है। लूप ऑफ हेनले के अराउंड में वेजा रेक्टा मौजूद होती है, ब्लड कैपिलरीज। तो वेजा रेक्टा जो है, एक की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, दूसरी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो ये भी काउंटर करंट को यहाँ पर क्रिएट करती है। अब ये मैकेनिज्म क्यों जरूरी है, क्या फायदा है इसका, आइए अब हम इसको इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो लिखा हुआ है द काउंटर करंट मैकेनिज्म इज बायोलॉजिकल प्रोसेस इंटेंड टू अलाउ मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ molecules between two fluids of different concentration which are moving in opposite direction। यानी कि अगर दो फ्लूइड जिनके अंदर चीजें अलग अलग हैं, जिनके अंदर मिकदार अलग अलग हैं, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, मिसाल लूप ऑफ हेनले है। लूप ऑफ हेनले के अंदर जो उसकी बाजुएं होती हैं उनमें कंसंट्रेशन का फर्क होता है। कंसंट्रेशन का किस तरह से फर्क होता है वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। और फिर मॉलिक्यूल्स वहां से एक्सचेंज हो जाए, मॉलिक्यूल्स की अदला बदली हो जाए। दो फ्लूइड जो अपोजिट डायरेक्शन में बह रहे हैं उनमें मॉलिक्यूल्स का अदला बदली हो जाए। अब इसके हवाले से लिखा हुआ है दिस मैकेनिज्म इन्वॉल्व लूप ऑफ हेनले इन द इन्वायरमेंट ऑफ मेड्यूला। एक काउंटर करंट की किस्म होती है जिसे काउंटर करंट मल्टीप्लायर कहा जाता है। उस काउंटर करंट मल्टीप्लाई के अंदर जो चीज इन्वॉल्व होगी वो लूप ऑफ हेनले, और लूप ऑफ हेनले के अलावा जो दूसरी चीज इन्वॉल्व होगी वो होगी इन्वायरमेंट ऑफ मेड्यूला। ये लूप ऑफ हेनले और इन्वायरमेंट ऑफ मेड्यूला ये क्या चीजें हैं? लूप ऑफ हेनले को तो आपको पता है कि नेफ्रॉन का पार्ट होता है, लेकिन मेड्यूला क्या है? जैसे कि हमने कहा कि किडनी के अंदर जो पार्ट्स होते हैं वो दो होते हैं, एक कॉर्टेक्स और दूसरा मेड्यूला का रीजन। अब मेड्यूला की जो सराउंडिंग है, लूप ऑफ हेनले उस मेड्यूला की सराउंडिंग में मौजूद है। यानी कि लूप ऑफ हेनले और उसकी सराउंडिंग में चीज़ों की एक्सचेंज हो जाना, चीज़ों का अदला बदली होना, ये काउंटर करंट मल्टीप्लायर में हमें देखने को मिलेगा। यानी लूप ऑफ हेनले से कुछ चीज़ें निकलेंगी और वो उसके आसपास मेड्यूला वाले रीजन में चली जाएंगी, तो ये हमें काउंटर करंट मल्टीप्लायर में देखने को मिलेगा। अब यहाँ मजीद लिखा हुआ है in a medulla region of kidney, the ascending limb of loop of Henle is permeable to sodium, potassium and chlorine ions, while impermeable to water। लूप ऑफ हेनले की दो बाजू हैं, एक ऊपर की तरफ फ्लूइड को लेकर जा रही है, दूसरा फ्लूइड को नीचे की तरफ लेकर आ रही है। जो फ्लूइड को ऊपर की तरफ लेकर जा रही है वो वाटर के लिए इम्परमेबल है, यानी वहां से वाटर बाहर नहीं जा सकता, लेकिन वहां से साल्ट बाहर मेड्यूला में जा सकते हैं। दूसरी जो इसकी बाजू है जिसके बारे में लिखा हुआ है द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये वाटर के लिए परमेबल है, यहाँ से साल्ट नहीं जा सकता, यहाँ से वाटर मेड्यूला के रीजन में जा सकता है। अब अगर हम बात करें तो असेंडिंग लिम्ब में ऐसी कौन सी चीजें मौजूद हैं जो कि अलाउ कर रही हैं साल्ट को, वाटर को जाने नहीं दे रही, तो इसके पास लिखा हुआ है असेंडिंग लिम्ब सेल्स हैव स्पेशलाइज्ड आयोनिक को ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। असेंडिंग लिंक के पास सेल्स में कुछ मौजूद होते हैं प्रोटीन्स। अब ये कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं जिनका काम क्या है, लिखा हुआ है ईच अलाउ वन सोडियम विद वन पोटेशियम एंड टू क्लोरीन, हेंस अ लॉट ऑफ आयंस टू मूव आउट फ्रॉम द इंटायर लिम्ब। अब जो असेंडिंग लिम्ब है, असेंडिंग लिम्ब में से दो चीजें बाहर जा रही हैं। दो चीजें कौन सी हैं? यानी कि पोटाशियम और उसके साथ सोडियम जा रहा है, एक पोटाशियम एक सोडियम, और उसके साथ में दो क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं। तो इस तरह से असेंडिंग लिम्ब में से कई सारा आयंस का तादाद जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। लिखा हुआ है व्हेन दीज आयंस आर एक्टिवली रीअब्जॉर्ब फ्रॉम असेंडिंग लिम्ब। अच्छा, ये जो आयंस एब्जॉर्ब हो रहे हैं मेड्यूला में जा रहे हैं, ये जा रहे होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से। तो अगर वो एक्टिवली असेंडिंग लिम्ब से जा रहे हैं और जमा हो रहे मेड्यूला के अंदर,
मेडुला में जब ये साल्ट ज़्यादा हो जाएँगे तो लिखा हुआ है इट मेक्स मेडुला एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक। मेडुला में जब साल्ट ज़्यादा जाएँगे तो मेडुला का एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक यानी कि ज़्यादा साल्ट वाला एनवायरनमेंट हो जाएगा। मज़ीद आगे लिखा हुआ है दिस मूवमेंट ऑफ आयंस इज आल्सो फैसिलिटेटेड बाय स्टेरॉयड बेस्ड हार्मोन अल्डोस्टेरोन सीक्रेटेड फ्रॉम कॉर्टेक्स रीजन ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड। अब यहाँ एक और बात हो रही है कि आयंस को साल्ट को एब्जॉर्ब करने के लिए सोडियम को एब्जॉर्ब करने के लिए अल्डोस्टेरोन भी मौजूद है और ये अल्डोस्टेरोन जो रिलीज होगा ये एड्रेनल ग्लैंड में से रिलीज होगा और एड्रेनल ग्लैंड के दो हिस्से होते हैं तो एड्रेनल ग्लैंड के भी कॉर्टेक्स वाले हिस्से में से रिलीज होगा। एड्रेनल ग्लैंड कहाँ होता है? किडनी के ऊपर मौजूद एक ग्लैंड होता है तो वहां से एड्रेनल ग्लैंड से अल्डोस्टेरोन रिमूव होगा तो ये साल्ट को रिमूव कराने का काम करेंगी। जबकि अगर हम बात करेंगे तो दूसरा लिखा हुआ है मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज फैसिलिटेटेड बाय एंटी डाययूरेटिक हार्मोन सीक्रेटेड बाय द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। वाटर की मूवमेंट को वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कराने के लिए एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होगा। हमने कहा जो लूप ऑफ हेनले है उसकी दो बाजू हैं। लूप ऑफ हेनले की कौन सी दो बाजू हैं? जैसे कि अगर हम कहेंगे तो एक है डिसेंडिंग लिम्ब, जो ये नीचे की तरफ आ रही है बाजू, ये है डिसेंडिंग लिम्ब। इस डिसेंडिंग लिम्ब में से वाटर का अमाउंट जाता रहेगा, यानी कि वाटर का अमाउंट आप देखें बाहर की तरफ मेडुला में जाएगा। जैसे जैसे वाटर चलता रहेगा मेडुला के अंदर ये फ्लूइड जो है उतना ज्यादा गाढ़ा होता जाएगा, यानी कि लूप ऑफ हेनले के अंदर डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर पहले ज्यादा था लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से क्योंकि वो मेडुला में जा रहा है कम होता जाएगा। लेकिन फिर जब वाटर का काफी अमाउंट जा चुका होगा मेडुला के अंदर फिर साल्ट भी मेडुला में दाखिल किया जाएगा। अब साल्ट का काफी ज्यादा अमाउंट मेडुला में आ जाएगा तो साल्ट के ज्यादा आने की वजह से मेडुला का रीजन हाइपरटोनिक हो रहा है। तो हमने कहा वाटर को लेकर आने के लिए एंटी डायूरेटिक हार्मोन था और साल्ट को लेकर आने के लिए अल्डोस्टेरोन हार्मोन था। सोडियम आ जाएगा तो क्लोरीन उसके पीछे खुद ब खुद आ जाएगा क्योंकि चार्जेस का डिफरेंस होता है, सोडियम पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज होगा। आगे मजीद लिखा हुआ है अनदर कंपाउंड दैट इंक्रीज द ऑस्मेटिक ग्रेडियंट इन इनर मेडुला इज द यूरिया। एक और कंपाउंड जो कि हाइपरटोनिसिटी को ज्यादा बढ़ा रहा है, साल्ट को ज्यादा बढ़ा रहा है, वो है यूरिया। यूरिया भी मेडुला में पहुंचेगा। अब यूरिया मेडुला में कहां से पहुंचेगा तो लिखा हुआ इट इंटर्स इन द मेडुला फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट एंड अलोंग विद अदर आयंस हेल्प टू रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो कलेक्टिंग डक्ट में से यूरिया जो है वो भी पहुंच जाएगा इस हिस्से के अंदर मेडुला के अंदर। तो कलेक्टिंग डक्ट से मेडुला के अंदर यूरिया आया, उसके अलावा असेंडिंग लिम्ब में से साल्ट आया और अब ये साल्ट का ज़्यादा मेडुला में जमा होना, यूरिया का ज़्यादा जमा होना, इसकी वजह क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को रीएब्जॉर्ब किया जाए, वाटर और ज़्यादा अमाउंट में रीएब्जॉर्ब होता रहे। मिसाल के तौर पर अगर हम उसी तस्वीर को दोबारा से देखेंगे तो इस तस्वीर में आपको नजर आएगा कि वाटर डिसेंडिंग लिम्ब में से जाता रहेगा। डिसेंडिंग लिम्ब में से क्यों जाएगा? क्योंकि बाहर की तरफ ज्यादा साल्ट है, ज्यादा साल्ट बढ़ता रहेगा, वाटर और ज्यादा एब्जॉर्ब होता रहेगा। तो वाटर को ज्यादा एब्जॉर्ब कराने के लिए साल्ट बाहर निकाला जाएगा। अब साल्ट ये नेफ्रॉन से जाने की वजह क्या है कि ज्यादा ज्यादा हमारे पास वाटर भी उसके पीछे आए, क्योंकि वाटर हमेशा साल्ट की तरफ आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर फिर एब्जॉर्ब किया जाए, हमारी बॉडी वापस ही रख ले। तो वाटर को हासिल करने के लिए यूरिया भी इधर मेडुला में भेजी जाएगी, साल्ट भी भेजा जाएगा ताकि ज़्यादा ये इलाका जो मेडुला रीजन है वो हाइपरटोनिक हो और फिर उसके लिए वाटर भी ज़्यादा हासिल हो सके। तो इस तरह से ये मल्टीप्लाई होता रहेगा, वाटर का अमाउंट, ज़्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन होती रहेगी साल्ट के आने के साथ साथ, ये कम नहीं होगी, बढ़ती रहेगी। अब लिखा हुआ है दिस प्रोसेस इज कॉल्ड काउंटर करंट मल्टीप्लायर। नाउ देयर इज एन अदर काउंटर करंट मैकेनिज्म। एक और काउंटर करंट मैकेनिज्म है, लेकिन वो काउंटर करंट मैकेनिज्म हमें कहाँ देखने को मिलेगा? लिखा हुआ है परफॉर्म्ड इन बिटवीन नेफ्रॉन लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले और वाजा रेक्टा के दरमियान में हमें एक और काउंटर करंट देखने को मिलेगा जिसे हम काउंटर करंट एक्सचेंज कह रहे होते हैं। काउंटर करंट मल्टीप्लाई, अगर आपसे पूछा जाए काउंटर करंट मल्टीप्लाई आपको कहाँ देखने को मिलेगा तो ये लूप ऑफ हेनले की लिम्स और दूसरा मेड्यूला के अंदर देखने को मिलेगा। जबकि लूप ऑफ हेनले और वाजा रेक्टा के दरमियान में जो काउंटर करंट हमें देखने को मिलेगा वो काउंटर करंट एक्सचेंज कहलवाएगा। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से ये प्रोसेस हमारे पास हो रहा होता है काउंटर करंट एक्सचेंज वाला।
तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम अगर दूसरे काउंटर करंट का जिक्र करें तो वो जैसे कि हमने कहा कि वो वेजा रेक्टा में होता है। वेजा रेक्टा जो कि लूपा फेनले की सराउंडिंग में मौजूद होती है, लूपा फेनले के करीब, लूपा फेनले के साथ में करीब ही मौजूद होती हैं। अब अगर हम बात करेंगे तो वेजा रेक्टा में किस तरह से होगा, तो लिखा हुआ है द लूप ऑफ हेनले इज सराउंडेड बाय वेजा रेक्टा कंटेनिंग ब्लड। यहाँ पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है लेकिन उसकी जगह पर आएगा वेजा रेक्टा। तो वेजा रेक्टा के साथ लूपा फेनले मौजूद होता है, वेजा रेक्टा के अंदर ब्लड मौजूद होगा। अब लिखा हुआ है दीज कैपिलरीज आर परमिएबल टू बोथ वाटर एंड आयंस। वेजा रेक्टा के जरिए से दोनों चीजें आ जा सकती हैं, वाटर भी और आयंस भी। जबकि हमने लूपा फेनले में देखा था उनकी दोनों बाजुओं के हवाले से वो अलग अलग चीजों के लिए परमिएबल थी। डिसेंडिंग साइड लूप ऑफ हेनले की वो परमिएबल थी वाटर के जाने के लिए, और असेंडिंग लिम्ब जो थी वो परमिएबल थी लिए साल्ट के जाने के लिए। तो साल्ट के जाने के लिए असेंडिंग लिम्ब और वाटर के जाने के लिए डिसेंडिंग लिम्ब। अब अगर हम बात करेंगे, लिखा हुआ है ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन इन द इंटरस्टिशियम। इंटरस्टिशियम फ्लूइड के अंदर, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर बहुत ज्यादा हाई कंसंट्रेशन में सॉल्यूट मौजूद है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड कह रहे हैं हम लोग मेड्यूला का फ्लूइड, मेड्यूला के अंदर काफी ज्यादा साल्ट मौजूद है। तो साल्ट ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, वाटर इज डिफ्यूज आउट। जो वेजा रेक्टा है वहां से भी वाटर बाहर की तरफ जाएगा एंड सोल्यूज डिफ्यूज इनसाइड द कैपिलरीज। और क्योंकि इंटरस्टिशियम के अंदर सॉल्यूट ज्यादा है, मेडुला के अंदर सॉल्यूट ज्यादा है, तो ज्यादा सॉल्यूट की अमाउंट की वजह से वो कैपिलरीज में आना शुरू हो जाएगा। दैट ट्रेवल अलोंग साइड द असेंडिंग लिम्ब। यहाँ पर असेंडिंग लिम्ब होगा, इन्होंने डिसेंडिंग लिम्ब लिखा हुआ है। जो असेंडिंग लिम्ब के साथ में जुड़ी हुई कैपिलरीज हैं, जो बाजा रेक्टा है, वहां पर वाटर निकलना शुरू हो जाएगा और साल्ट ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा। यानी कि अगर हम देखेंगे तो वाजा रेक्टा की जो पोजीशन है वो यहाँ मौजूद है इस असेंडिंग लिम्ब के साथ में। तो यहाँ से वाजा रेक्टा के अंदर साल्ट आना शुरू हो जाएगा और वाटर यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा। मजीद लिखा हुआ है कि इफ दिस ब्लड इज कैरिड अवे इट डिस्ट्रॉय द मेडुलर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर ऐसा ब्लड लेकर आगे जाया गया जिसमें साल्ट ज्यादा है तो मेडुला की कंसंट्रेशन पे फर्क आ जाएगा, क्योंकि मेडुला में ज्यादा साल्ट होना चाहिए। Therefore, to counteract this effect, the vasa recta alongside the descending limb release the extra solute which diffuse back into the medulla। तो जो हमारे पास वाजा रेक्टा मौजूद है, जो डिसेंडिंग लिम्ब के साथ मौजूद है, यानी कि अगर हम बात करेंगे तो इस एरिया में जो वाजा रेक्टा मौजूद है, जो इस असेंडिंग लिम्ब के साथ वाजा रेक्टा मौजूद है, उनमें सोल्यूट का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा और ये इतना ज़्यादा सोल्यूट लेकर जाएंगे मेडुला की कंसिस्टेंसी खराब हो जाएगी। तो लिखा हुआ है वो वाजा रेक्टा जो डिसेंडिंग लिम्ब की साइड पर मौजूद है, उन डिसेंडिंग लिम्ब वाली वाजा रेक्टा में से ये सोल्यूट वापसी की तरफ, बाहर की तरफ चला जाएगा और इन वाजा रेक्टा के अंदर वाटर आना शुरू हो जाएगा। तो आगे यही बात लिखी हुई है। तो एक्स्ट्रा सॉल्यूट बाहर चले जाएंगे मेडुला के अंदर, हेंस मेंटेनिंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनसाइड द मेडुला, और मेडुला के अंदर वही साल्ट की अमाउंट को मेंटेन रख रही है। तो जब ज़्यादा सोल्यूट बाहर की तरफ जा रहा है मेडुला में, लेकिन वाटर को लाया जाएगा इस ब्लड वेसल्स के अंदर, तो लिखा हुआ है ब्लड जो है फिर क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा डाइल्यूट हो जाएगा। दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ग्रेडियंट इन वाजा रेक्टा इज कॉल्ड काउंटर करंट एक्सचेंज। वाजा रेक्टा के अंदर ये जो चीज़ें एक्सचेंज हो रही है, पहले साल्ट आ रहा है, फिर वाटर आ रहा है, साल्ट को फिर निकाला जा रहा है, इसे हम काउंटर करंट एक्सचेंज कह रहे हैं। सो द वाटर इज सीक्रेटेड देन रीअब्जॉर्ब्ड इन द सिस्टम। वाटर पहले निकाला गया था वाजा रेक्टा से, फिर रीअब्जॉर्ब होगा। सोल्यूट्स आर रीअब्जॉर्ब्ड देन सीक्रेटेड इन द मेडुला। वाजा रेक्टा में सोल्यूट पहले हासिल किए गए थे, फिर मेडुला में लाए जाएंगे। नॉर्मली द ब्लड फ्लो इज स्लोवर इन वासा रेक्टा टू अलाउ टाइम फॉर पैसिव डिफ्यूजन। ब्लड जो गुजर रहा होता है वाजा रेक्टा में से वो स्लो गुजरेगा। स्लो गुजरने की वजह यह है कि तमाम मटीरियल्स जो है आ जा सकें। तो तेज़ी से गुजरेगा अगर ब्लड, तो मटीरियल्स जो होंगे वो स्लोली स्लोली जो है आएंगे और इतना ज़्यादा ठीक से वो पहुंच नहीं पाएंगे, रिसीव नहीं हो पाएंगे। तो साल्ट को रिमूव करना है, इसलिए ब्लड जो है स्लो स्लो वहाँ से वाजा रेक्टा से गुजरता रहता है। और ऐसा ब्लड होता है जिसमें ज़्यादा सॉल्यूट वगैरह नहीं होता, ज़्यादा सॉल्यूट जो है वो वापसी मेडुला में पहुंच जाता है और वाटर जो है वो रीअब्जॉर्ब करके हासिल करके लिया जाता है। तो इस तरह से जो ब्लड होता है वो भी डाइल्यूट होता है, ज़्यादा पानी वाला होता है। इसका वैसे मकसद भी यही है कि ज़्यादा वाटर हमारी बॉडी में पहुंचाया जाए। अब हम एनसीईआरटी की बुक से देखते हैं, वहाँ से आपको ज़्यादा इसका समझ आ जाएगा।
देखें एनसीईआरटी बुक के अंदर ये डायग्राम बनाया हुआ है, काफ़ी बेहतरीन डायग्राम है। इस डायग्राम में आप पहले तो देखें लूपा फेनले को। इस लूपा फेनले में आप देखेंगे ये जो 400 लिखा गया है, ये 400 जो है साल्ट को ज़ाहिर कर रहा है। यानी साल्ट की कंसंट्रेशन पहले कम है। लेकिन क्योंकि वाटर यहाँ से डिसेंडिंग लिम्ब से निकलेगा तो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती जाएगी। वाटर के लॉस होने से ये ज़्यादा गाढ़ा बनता जाएगा, फ़िल्ट्रेट और सॉल्यूट ज़्यादा होता जाएगा, वाटर कम होता जाएगा परसेंटेज के हिसाब से, फिर बहुत ही ज़्यादा सॉल्यूट इंक्रीज़ हो चुका होगा। लेकिन जब असेंडिंग लिम्ब ऊपर की तरफ जाएगी, हमें पता है असेंडिंग लिम्ब में से सॉल्यूट निकलता जाएगा क्योंकि वो सॉल्यूट को निकाल सकती है। तो फिर इस असेंडिंग लिम्ब के अंदर सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका होगा। तो सॉल्यूट यहाँ पर कम हो गया है असेंडिंग लिम्ब में क्योंकि यहाँ से सॉल्यूट बाहर की तरफ गया, हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट होगी। फिर इसी तरह से दोबारा से वाटर दाखिल किया जाएगा इस मेडुला रीजन के अंदर और इसी तरह से सॉल्यूट निकलता रहेगा। ये काउंटर करंट मल्टीप्लायर। यहाँ आप देखेंगे यूरिया जो है वो भी निकाला जा रहा है इससे कलेक्टिंग रक्रोआ पार्ट से, फिर वाटर भी साथ में निकाला जा रहा है और मेडुला के नीचे वाला रीजन जिसको इनर मेडुलर रीजन कह रहे हैं। फिर आप दूसरा देखेंगे वासा रेक्टा को भी यहाँ दिखाया हुआ है। पहले आप देखेंगे ऊपर 300 लिखा हुआ यानी सॉल्यूट उसमें इतना ज़्यादा नहीं था, फिर सॉल्यूट उसमें दाखिल होता रहेगा तो वासा रेक्टा के अंदर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि बहुत ज़्यादा सॉल्यूट हो जाएगा। फिर क्या होगा दोबारा से सॉल्यूट निकाला जाएगा, सॉल्यूट निकलते-निकलते बहुत ही कम सॉल्यूट हो जाएगा। तो ये वासा रेक्टा के अंदर हमें काउंटर करंट देखने को मिल रहा है। यानी कि हमें ये देखने को मिल रहा है कि मटेरियल जो है एक तरफ ज़्यादा है, दूसरी तरफ कम मटेरियल मौजूद है, मटेरियल का भी डिफरेंस है और उसके अलावा ये दोनों फ्लूइड अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं जिसको हम काउंटर करंट कह रहे थे। तो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना था। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। दोबारा से एक वीडियो ऐसी बनाई जाएगी जिसमें ये पूरा फिगर एक्सप्लेन करके आपके लिए सामने लाई जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।